ठीक है। अब अब्दुल्ला ये मैन मेड तो हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम नेचुरली जो अकर करते हैं ना आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुफियान बॉन्डिंग इसके बाद वाला चैप्टर है, पढ़ेंगे। तो आइसोटोप बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन डिफाइन करें तो आइसोटोप्स आर बेसिकली द एटम्स of the same element having same number of protons but different number of neutrons। अब मैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको क्यों कह रहा हूं, बिकॉज देखो अगर मास नंबर डिफरेंट है और प्रोटॉन नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो मास नंबर डिफरेंट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। अगर मैं क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स को देखूं तो एक का मास नंबर 35 है और प्रोटॉन नंबर 17 है, दूसरे का मास नंबर 37 है लेकिन प्रोटॉन नंबर उसका भी 17 ही है, तभी तो मैं उसको क्लोरीन कह रहा हूँ, वरना मैं उसको क्लोरीन ही नहीं कह सकता था। तो अगर मैं पहले वाले क्लोरीन को देखूं 35 वाले आइसोटोप को, तो उसके अगर मैं आपसे प्रोटॉन्स पूछूं कितने हैं, तो आप कहोगे 17 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे उसके न्यूट्रॉन्स पूछूं कितने, तो आप कैसे निकालोगे, 35 माइनस 17, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर करते हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं ना, जो कि आएंगे 18। सिमिलरली दूसरे वाले क्लोरीन के अगर मैं आपसे प्रोटॉन्स पूछूं तो आप बोलोगे कि वो कितने हैं, 17। और उसके न्यूट्रॉन्स पूछूं तो आप बोलोगे 37 माइनस 17 विच इज 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से ही मास नंबर डिफरेंट है, क्योंकि मास नंबर कैसे निकालना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करके। मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर आप कैसे निकालते हो, अब 17 प्लस 18 कर दोगे तो ये आपके पास मास नंबर आ जाएगा जो कि 35 आ रहा है। और दूसरे वाले का मास नंबर कैसे निकालोगे, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐड कर दोगे जो कि 37 आ रहा है। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन में मतलब एक और तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, वो कैसे, आइसोटोप्स आर द एटम्स of the same element having same atomic number but different mass number। Isotopes are the atoms of this same element having same atomic number या number of protons या proton number but different mass number। समझ आई बात। अच्छा, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं अजीज, यस वो भी हमें देखनी है, तो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, पहले आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लें। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बेसिकली, एक डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी डिपेंड करती है मासेस पे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब अगर दोनों आइसोटोप्स के प्रोटॉन नंबर सेम है तो इसका क्या मतलब है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी तो सेम होंगे ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे। सही है।
चलें आगे, समझ आ गई यहाँ तक? ये बात लिख लो अपने पास पूरी ना, चीज पेज लिखना हमारी कॉपी में होना चाहिए। अरीज, माहद, सुफियान, साद, अब्दुल्ला, आपकी पहली क्लास है। चलें आगे, लिखिए। अच्छा, डिफरेंट आइसोटोप्स की और एग्जांपल्स, क्लोरीन की हमने बात कर ली। फिर हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन कह रहे हैं इसको तो प्रोटॉन नंबर तो सबका 1 होगा, लेकिन सबके मास नंबर डिफरेंट है। 1 है पहले में, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। पहले वाले हाइड्रोजन के आइसोटोप में जिसमें मास नंबर 1 है उसमें न्यूट्रॉन 0 होंगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा प्रोटॉन का सिर्फ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, वही उसका मास नंबर बना रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में। दूसरे वाले आइसोटोप के हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास मास नंबर 2 है, तो उसमें 1 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, जब भी दोनों को मिला के 2 बनेगा। और तीसरे वाले हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो उसका मास नंबर 3 है, तो उसमें प्रोटॉन्स 2 होंगे और सॉरी न्यूट्रॉन्स 2 होंगे और प्रोटॉन 1 होगा। इनके जो नाम है, अक्सर इनको इनके अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जिसमें जिस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है उसको हम कहते हैं प्रोटियम, जिसमें मास नंबर 2 है उसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम, जिसमें मास नंबर 3 है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। सही है। अब अक्सर कुछ आइसोटोप्स की वो यूजेस भी पूछ लेते हैं कि एक यूज बता दोगे आइसोटोप का। तो कार्बन 14, कार्बन के देखो, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन एक का मास नंबर 12, एक का 13 और एक का 14। तो ये जो कार्बन 14 वाला आइसोटोप है ये रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग आप लोग फिजिक्स में आखिरी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्या होती है। अब्दुल्ला क्या पूछ रहे हो? अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उन्हीं के पुराने जमाने कोई डेड बॉडी मिली आपको तो आप उससे है ये पता लगा लेते हो कि कितने हजार साल पुरानी है, उसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। जी अब्दुल्ला। सबको सबको हम लोग ट्रीटियम ड्यूटियम भी कहते हैं क्या, सबके आइसोटोपों को? नहीं नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम है ये। तो सबके अलग अलग होते हैं क्या नाम? हाइड्रोजन देखो बड़ा कॉमन एलिमेंट है हमारे पास। हर मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में हाइड्रोजन तुम्हें मिल रहा होता है। तुम ऑर्गेनिक अपनी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बात करो तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी जिन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बाकी सबको भी नाम दे दिए हुए हैं, लेकिन हमें उनको याद नहीं रखना, हमें याद देना ये तीनों का रखना है, सिर्फ हाइड्रोजन का रखना है। सही है। कार्बन 14 का यूज याद रख लेना। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ट्रीटियम ग्लो इन द डार्क, जो चमकते हैं ना अंधेरे में, दैट इज ट्रीटियम। अच्छा, अब देखो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के हमने कितने आइसोटोप्स देखे? 2। अब ये आइसोटोप्स क्यों होते हैं 2? ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है क्लोरीन। मतलब मैंने बहुत सारे क्लोरीन एटम्स पकड़े और मैंने उनको देखा, तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास 100 क्लोरीन एटम्स मैंने पकड़े हैं हाथ में, तो उसमें से मैंने अलग अलग करना शुरू किए कि क्लोरीन 35 के कितने एटम्स हैं और क्लोरीन 37 के कितने एटम्स हैं। जब मैंने काउंटिंग की तो 35 के 75 एटम्स आए और क्लोरीन 37 के 25 एटम्स आए।
अच्छा, फिर मैंने और 100 क्लोरीन एटम्स कहीं और से पकड़े, उसमें भी ऐसी काउंटिंग थी तकरीबन। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहां पे जो क्लोरीन होगी, क्लोरीन के अगर जब भी आप 100 एटम्स में काउंटिंग करोगे, अलग अलग करोगे, 35 वाला आइसोटोप और 37 वाला आइसोटोप, तो उनका नंबर 75-25 भी आएगा। अगर मैं इसकी, अब जरूरी नहीं है हमेशा 100 क्लोरीन एटम्स ही पकड़ो, आप 200 पकड़ लो, 1000 पकड़ लो, मिलियन पकड़ लो, लेकिन जितने भी लोग हैं उसमें अगर मैं परसेंटेजेस निकालूं इसकी, तो 75 एटम्स, क्लोरीन 35 की परसेंटेज क्या बनेगी, 75/100 परसेंटेज ऐसी निकालते हो ना, 75/100 इंटू 100, दैट वुड बी 75%। इसी तरह क्लोरीन 37 की परसेंटेज क्या बनेगी, 25/100 इंटू 100, दैट वुड बी 25%। ये परसेंटेज सेम रहेगी, चाहे तुम दुनिया में कहीं से भी क्लोरीन पकड़ लो, जितना भी पकड़ लो, तो उस पूरे क्लोरीन के सैंपल का 75% जो होगा वो क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप होगा, और 25% क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप होगा। ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये हमने फिक्स नहीं किया, ये नेचर में ऑलरेडी फिक्स हुआ है अभी तक, ठीक है। तो क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप 75% मिलना है, और क्लोरीन 37 वाला 25% मिलना है। इन परसेंटेजेस के ना डिफरेंट नाम से वो परसेंटेजेस को बोला जाता है। इसको हम रिलेटिव अबंडेंस भी कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। इसको हम आइसोटोपिक अबंडेंस भी कहते हैं, या सिंपल आइसोटोपिक परसेंटेज कह दो, अबंडेंस परसेंटेज को ही कहते हैं, कितना अबंडेंट है वो, कितना प्रेजेंट है, ठीक है। या सिंपल याद रखने के लिए आप आइसोटोपिक परसेंटेज भी इसको कह सकते हो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट टेबल में जब हमें क्लोरीन लिखना है, तो उसके साथ हम उसका प्रोटॉन नंबर तो भाई 17 ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, तभी तो उसको क्लोरीन कह रहे हैं, दोनों का प्रोटॉन नंबर 17 है। अब हमें जो है ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट टेबल में मैं 35 वाला रखूं या 37 वाला रखूं, तो तुम लोगों के ख्याल से कौन सा रखना चाहिए? जी, जवाब दो जल्दी जल्दी। दोनों का एवरेज निकाल कर रखते हैं, या दोनों को तो नहीं रखा हुआ प्रोडक्ट टेबल में, कि एक ही रखा हुआ है? कुछ लोग कहते हैं बड़ा वाला रख दें 37, कुछ लोग कहते हैं एवरेज निकाल के रख दें, तो भाई एवरेज निकाल के रखना चाहिए, ठीक है। रखा हुआ 35.5 है, तो बिग वन क्यों रखें, जिसका, ये भी तो कह सकते हो जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसको रखें, उसको प्रेफर करें क्योंकि वो ज्यादा है। तो बड़ा वाला रखने की तो कोई लॉजिक नहीं बनती अकेला। अगर आप छोटा वाला रखो, छोटा वाला क्यों, क्योंकि वो क्वांटिटी में ज्यादा है ना, लेकिन वो भी बात गलत है। तो सबसे सही चीज है कि हम एवरेज निकाल के रखें। और एवरेज कैसे निकालेंगे? अब आप कहोगे कि एवरेज निकालने का तरीका जो मैथ्स में फॉलो करते हो, सिंपल तरीका वो क्या होता है कि आप दोनों को डिवाइड करो, दोनों के मासेस को, और ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2 है ना, तो दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये एवरेज आएगा 36। लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट टेबल देखो तो क्लोरीन के साथ 36 नहीं लिखा हुआ है, क्लोरीन के साथ लिखा हुआ है 35.5। अगर प्रोडक्ट टेबल सामने पड़ा है तो क्लोरीन का एटॉमिक मास प्रोडक्ट टेबल में देखो, इट इज नॉट 36। देखो ये कितना है, 35.5। मतलब एवरेज निकाला तो है, लेकिन ऐसे नहीं निकाला जैसे हम लोग मैथ्स में सिंपल ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें। देखो ऐसे एवरेज कब निकालेंगे, जब दोनों की परसेंटेजेस 50% 50% होती है ना, तो हम ऐसे एवरेज निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी परसेंटेजेस 50-50% नहीं है, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, एक जो है वो 75% है, दूसरा जो है वो 25% है,
तो मैं एवरेज निकालूंगा लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है। कैसे कि मैं 35 का सिर्फ 75% हूँ, 75% ऑफ 35, और 37 का सिर्फ 25% पार्ट लूं, 25% ऑफ 37। That's how I will find the average on the basis of percentages. ठीक है, और जब भी हम क्लोरीन को यूज करेंगे प्रोडक्ट टेबल में से निकाल के, तो हम 35.5 ही मास नंबर यूज करेंगे जो प्रोडक्ट टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन का एवरेज नहीं निकलेगा, वो तो 50-50% करके आपने एवरेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस। अब इससे एवरेज निकालो और वैल्यू बताओ क्या आ रही है, उठाओ कैलकुलेटर्स। जी अब्दुल्ला कुछ पूछ रहे हो, माइक खोल के पूछ लो, कुछ पूछना है तो। सर जब भी हम क्लोरीन का मास लिखेंगे तो हम 36 लिखेंगे या 35.5 लिखेंगे? जो प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है वो लिखोगे, अच्छा 35.5। 36 तो एवरेज भी नहीं आ रहा ना उसका, 35.5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 75% के हिसाब से क्लोरीन 35 का मास लो, 25% के हिसाब से क्लोरीन 37 का मास लो। ये जो मैंने सामने इक्वेशन लिखी है, और जरा बताओ निकाल के ये वैल्यू क्या आ रही है। कर लो ना, कुछ तो कर लो, कैलकुलेटर उठाओ ना। यस, ये 35.5 आएगी, तो 35.5 हमने इसको निकाल के लिखा है, सही है। अब ये याद रखना। अलियान कहाँ से ज्वाइन किया है? मतलब कहाँ से सुनना शुरू किया है? अभी अभी आए हो तो फिर तो बेटा वो 40 मिनट्स की क्लास है। तो मैं काम, ये चैप्टर पढ़ा नहीं था मेरे साथ आलियान पहले? हाँ नहीं पढ़ा था, रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने। अच्छा, आइसोटोप समझ आया था उसमें से? तो फिर एक काम करो, आप जो है ना, रात में मैसेज करो, फिर मेरे साथ दोबारा एक लाइव सेशन करो, उसमें मैं समझा दूंगा। तो अभी मैं दोबारा समझाने बैठूंगा तो ये तो काफी टाइम लगेगा हमें समझने में ना, वो पूरे 40 मिनट्स तुम्हें रिवाइज कराने में लग जाएंगे। तो किसी दिन अब एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बैठ जाओ, मैसेज कर दो जब फ्री हो, तो मैं समझा दूंगा। सही है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। इसी तरह अगर देखो मैं ब्रोमीन की बात करूँ ना, तो ब्रोमीन के भी ना हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है ब्रोमीन 79, और दूसरा होता है ब्रोमीन 81। दोनों की परसेंटेजेस 50% होती है, रिलेटिव अबंडेंस दोनों की 50% होती है, ठीक है। मतलब इनको मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वल परसेंटेजेस हैं या इक्वल प्रोपोर्शंस हैं, ये लिख लेना अपने पास ना, इक्वल प्रोपोर्शंस का वर्ड यूज होता है क्वेश्चंस में। दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस, यानी कि इक्वल परसेंटेज में दोनों आके दोनों आइसोटोप। इसका रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 50% ऑफ ब्रोमीन 79 एंड 50% ऑफ ब्रोमीन 81, तो ये आ जाएगा 80। इसलिए ब्रोमीन का जो मास नंबर लिखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल में वो 80 लिखा हुआ है।
ये क्योंकि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ना, उनको डायरेक्टली भी यूं निकाल सकते हो, 79 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 जब करते हैं तब जब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में हो, 50-50% हो। कि देखो ना, अगर 50 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करोगे, 50 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 51 जा 52 जा 51 जा 52 जा, तो ये हो जाएगा 79/2, 81/2। 2 को एलसीएम लोगे तो 2 इज 79 प्लस 81, ये आएगा 80। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने कराया। नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 80 and consists of entirely of two isotopes of relative atomic masses 79 and 81. Prove that bromine contains two isotopes in equal proportions. तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ही क्या हो सकता है? देखो, परसेंटेज हमेशा 100% होती है। अब अगर वो कह रहा है कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप हैं, एक का मास नंबर 79, एक का मास नंबर 81, तो आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन? इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? पर दो पर 100 को दो में इक्वली डिवाइड आप एक ही तरह से कर सकते हो, 50-50 में। और तो कोई तरीका नहीं है ना। 40-60 इक्वल नहीं होगा, 60-70 60-40 इक्वल नहीं होगा, 70-30 इक्वल नहीं होगा, 50-50 इक्वल होगा। तो दोनों की 50-50% अगर रिलेटिव अबंडेंस अज्यूम करके इनका एवरेज मास निकालोगे तो वो 80 आ रहा है, जो कि प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है। तो दिस प्रूव्स के दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस। सही है, यार है ना 80? हाँ, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 50 इक्वल प्रोपोर्शंस वो कह रहा है, तो इक्वल प्रोपोर्शन का मत दो है, और दोनों को इक्वली अगर आप डिवाइड करोगे 100% को, 50-50 हो सकता है ना, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। क्या तुम 100 को इक्वली किसी और तरीके से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, पास पेपर्स करते हैं इसके ना। इसमें कह रहा है स्टूडेंट इज गिवन ओनली द न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियन नंबर क्या था? मास नंबर। और ये क्या चीज बताते हैं हमें? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन नंबर से क्या पता चलता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कह रहा है व्हाट कैन बी डिड्यूस। डिड्यूस मतलब क्या पता लगा सकते हो उससे? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं। अलग अलग नहीं पता लगेंगे, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं, उससे पता, न्यूक्लियन नंबर से ये पता लगा सकते हैं। तो क्या पता लगा सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये वाली चीज। ए इसका आंसर है। देखो, पास पेपर में जब भी आप एमसीक्यूज करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सिर्फ वही ऑप्शन सिलेक्ट करके नहीं छोड़ देना कि जो सही है। जो ऑप्शंस गलत हैं उसको भी आपने थरली एनालाइज करना है प्रैक्टिस करते वक्त कि वो गलत वाला ऑप्शन गलत क्यों है। हाँ, एग्जाम में बैठ के वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप ये काम करना शुरू कर दो कि जो गलत वाला ऑप्शन है वो गलत क्यों है, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी स्टैब्लिश हो जाएगी। अगर मैं पार्ट बी को देखूं तो कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली। हमें तो पता है कि न्यूक्लियन नंबर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता है, तो सिर्फ न्यूट्रॉन ओनली तो नहीं बताता। सी कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी तो कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा तो हमने क्वांटिटी पढ़ी नहीं। हमने मास नंबर पढ़ा है या प्रोटॉन नंबर पढ़ा है? प्रोटॉन नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली बताता है, जैसे डी में लिखा हुआ है। ये तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर की बात कर रहा है। न्यूक्लियन नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताता है। सही है, तो ए इज करेक्ट।
आ गया सबको समझ? आगे बढ़े। अच्छा, ये क्वेश्चन 36 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन इज करेक्ट? दे आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो होंगे ब्रोमीन के, एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें एक चीज मैंने तुम्हें बतानी है। जैसे अभी अजीज ने सवाल पूछा था कि अगर जो आइसोटोप्स हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, मास नंबर डिफरेंट है अगर। देखो, हमारे पास प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की, दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इज द वे दे रिएक्ट, ठीक है, रिएक्शन कैसे करेंगे वो, उस पर वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आती हैं? किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की चीजें आती हैं। आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, किस टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कौन हैवी होगा या इस तरह की, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसा है। अच्छा, ये केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस चीज पे करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं किसी भी एटम में? उसके एटॉमिक नंबर से या प्रोटॉन नंबर से, जो 17 है क्लोरीन के केस में। ऐसा ही है ना? और मास, फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है ना, वो उनके मासेस पे डिपेंड करती है, मास पे या न्यूक्लियॉन नंबर कह लो आइसोटोप्स के केस में। और एक और चीज पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है जो कि चार्ज पे करती है। चार्ज का क्या मतलब कि वो अगर वो आयन बना हुआ है, सही है। अब अभी हम एटम्स की बात करें तो एटम्स पे तो आयन नहीं होता ना, जीरो चार्ज होता है उस पे। लेकिन अगर आयन बन जाए इनमें से कोई, तो फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, सही है। तो ये लिख लो अपने पास बात। नहीं अब्दुल्ला, आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है। प्रोटॉन नंबर, मास नंबर, आपका प्रोडक्ट टेबल जो मैंने अभी दिखाया था वो गिवन होगा। प्रोडक्ट टेबल गिवन होगा एग्जाम में, तो आप याद क्यों करोगे उसको? देख के लिख लोगे वहां से। ये बात लिख लो अपने पास जल्दी से, ये हैंडआउट में लिखी हुई मिलेगी नहीं। लिख लिया है? आगे बढ़े। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? तो क्योंकि इनके प्रोटॉन नंबर सेम है, तो आप कहोगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनकी। और रीजन क्या है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने का? क्योंकि
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या एटॉमिक नंबर सेम है इनका? और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि इनके मास नंबर डिफरेंट है। डिफरेंट मास या न्यूक्लियॉन नंबर। सही है। सेम प्रोटॉन्स है तो ऑब्वियसली सेम इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, सॉरी सेम है। लिख लिया है, आगे बढ़े। अजीज, अब्दुल्ला, आलियान, महाद, अरीज, सुफियान, साद। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है 36, जरा मुझे इसका आंसर खुद से बता दो। जी बाकी भी बताओ। सब मुझे जरा 36 का आंसर बताओ। महाद आप डी कह रहे हो, अजीज आप सी कह रहे हो, अब्दुल्ला आप सी कह रहे हो, ठीक है। और सुफियान भी सी कह रहा है, साथ अरीज, आलियान। देखो आइसोटोप्स का भी हमने क्या देखा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, यही दिखा ना अभी। ये दोनों आइसोटोप्स है ना, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है इनकी, लिख भी लो यहाँ पे। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। दे एटम्स, ब्रोमीन के दो आइसोटोप जो हैं, दे आर एटम्स with the same number of protons and the same chemical properties. C इसका आंसर होगा। प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन सेम प्रोटॉन्स, यहाँ तक तो बात सही है ऑप्शन डी में, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी ना, वो डिफरेंट होंगी क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है। एस मास नंबर इज डिफरेंट। सही है। बाकी ए और बी तो वैसे ही गलत है, सेम इलेक्ट्रॉन्स। चलो हाँ, प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना आइसोटोप्स में। अच्छा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहली स्टेटमेंट तो सबके लिए कॉमन है ना, दे आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बी तो ऐसे ही गलत हो गया। आइसोटोप बनते ही कब है? जब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 35 का आंसर बताओ। An atom of an element has 8 electrons.
Which statement about this element is correct? एट इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, उसने ये तो नहीं कहा ना कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है वो। ठीक है, अगर किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम है, फर्स्ट थिंग इज कि वो एटम है, आइन नहीं है, एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहली बात तो वो कौन से ग्रुप का हुआ, जिसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ग्रुप 6 का होता है। और ग्रुप 6 का जो चार्ज बनाता है, ग्रुप 6 का जो एलिमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन की बात ही कर रहा है बेसिकली। ऑक्सीजन के पास ही तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 8 होता है। और ये जो चार्ज बनाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये जो चार्ज बनाएगा ये 2 नेगेटिव बनाता है। ग्रुप 6 के जो एलिमेंट्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, ये भी पता लगा सकते हो कि कौन से पीरियड में, पीरियड 2 में, नंबर ऑफ शेल्स देख के। ग्रुप पता लगा सकते हो कि ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 6 है। और ग्रुप 6 का जो चार्ज बनाता है वो 2 नेगेटिव बनाता है। अब अगर इसके अलावा कोई वो और बात कह रहा है तो वो फिर वो गलत होगी। वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट दिस एलिमेंट इज करेक्ट, इट फॉर्म्स एन आयन विद 2 नेगेटिव चार्जेस। ये बात सही है, नेगेटिव 2 चार्ज बनाएगा, ग्रुप 6 का है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बी कह रहा है इट हैज फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फुल आउटर शेल कैसे होगा, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फुल आउटर शेल तो तब होता है जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बी गलत है। सी में कह रहा है इट इज अ मेटल। देखो, हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल में देखा था, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो राइट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट टेबल के, वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये ग्रुप 6 में आ रहा है, ये नॉन मेटल है। ये बात हम आगे और दोबारा पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। लेकिन सी यहाँ पे अभी गलत है। पीरियड कैसे पता लगता है, देखो नंबर ऑफ शेल्स देखे, इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा तो 2,6 है, 2 शेल्स आ रहे हैं तो वैसे पता लगता है पीरियड 2 है। डी में कह रहा है इट इज इन ग्रुप 6 8 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। हमने देख लिया ऑलरेडी, क्योंकि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ग्रुप 6 का नॉट 8। ठीक हो गया। चलो अच्छा, बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में करना, बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होमवर्क में करना है। सेकेंडली, ये जो क्लास है हमारी, अब इसके जो है, ये जो रेगुलर क्लास होगी, तो उसका जो टाइम होगा वो फिर मैं आपको ग्रुप पे आज और कल में अपडेट करता हूँ। अच्छा, ये जो हमारी क्लासेस चलेंगी ना, ये ऑनलाइन भी होगी, उसका टाइम अलग होगा। और फिर ये फिजिकल जो होगी उसके टाइमिंग्स अलग होंगे। फिजिकल कब होगी, जब कैंपसेस ओपन हो जाएंगे। तो जिन जिन कैंपस में फिजिकल क्लास होनी है उसके टाइमिंग्स फिर मैं आपको ग्रुप पे सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपने कैंपस के हिसाब से जो है वो क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ना है तो उनके लिए फिर ऑनलाइन वाला क्लास है, उसका टाइम अलग होगा, तो वो ऑनलाइन वाली क्लास में साथ चलेंगे। ठीक है, तो हाँ, गुलशन, जौहर, नॉर्थ, हर जगह मिल जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, चलो, आई